गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नंद किशोर, सिद्धार्थ सिंह सदन, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोजत रोड में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 विषय सामाजिक लोकतंत्र राजनीति, चैप्टर फर्स्ट, सत्ता की साझेदारी, पार्ट 4। इसमें हमने प्यारे बच्चों देखा कि जो पहले सत्ता का जो बंटवारा लोकतंत्री व्यवस्थाओं के लिए ठीक है, इसके पक्ष में एक और बात कही गई है कि इनके तर्क एक को हम युक्तिपरक और दूसरे को नैतिक तर्क भी कह सकते हैं। और युक्तिपरक का मतलब होता है कि लाभ हानि का सावधानीपूर्वक हिसाब किताब लगाकर किया गया फैसला या पूरी तरह नैतिकता पर आधारित फैसला प्राय इसके विपरीत होता है। तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लाभ हानि का भी हिसाब किताब रखा जाता है, फिर उसके बाद उस पर फैसला लिया जाता है, ठीक है ना। और नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के लिए अंतर्भूत महत्व को बताता है और सत्ता की साझेदारी के रूप राजनीतिक सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। इसी धारणा के विरुद्ध सत्ता की साझेदारी पर विचार सामने आता है और लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही है कि सरकार की सारी शक्तियाँ एक या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में नहीं रहनी चाहिए। और ये बात भी सही है कि किसी भी व्यक्ति समूह के हाथ में नहीं रहनी चाहिए, जिससे कि वो अपने अनुसार ही कार्य करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सत्ता का बंटवारा होना जरूरी है। आपको पता हो तो मोंटेस्क्यू ने एक शक्ति पृथक्करण का नियम अपनाया था, जिसमें कि सत्ता का बंटवारा किया गया, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। तो एक व्यक्ति के समूह के हाथ में नहीं रह करके उसका बंटवारा हो जाता है। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर जाती है तो तुरंत फैसले लेना और लागू करना भी संभव नहीं होता है। इसलिए कहा भी जाता है कि जो निर्णय ले जाता है किसी बात को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर, किसी बजट को लेकर, किसी कानून को लेकर, तो फैसले लेने की जो शक्ति अगर बिखर जाती है और तुरंत फैसला नहीं लिया जाता है तो उसका लागू करना भी संभव नहीं हो पाता है। लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता ही सारी राजनीतिक शक्ति का स्रोत होती है। जनता क्या होती है? सारी राजनीतिक शक्ति, यानी कि जितनी भी जो पॉलिटिकल जो पावर्स हैं वो किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में है। तो पता है ना आपको कि अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा एक अच्छे लोकतंत्र की व्यवस्था होती है, जिसमें लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से ही अपना शासन चलाते हैं। लोग स्वशासन की संस्थाओं के माध्यम से ही अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन के लिए, एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है कि उनके विचारों को सुनना और लागू करना, ठीक है ना। और विभिन्न समूहों की भी बातों को सुनना कि कई बार अगर सरकार का पक्ष अगर जनता के सामने रखा जाता है तो कई लोगों के विचार भी सामने आते हैं, कई दलों के विचार भी सामने आते हैं, तो उसमें से जो निर्णय लागू करने लायक हो तो एक खुले मंच के साथ ही वो कार्य करना चाहिए, जिससे कि कई नियम, कई कानून भी लागू होते हैं। उनमें से जो अच्छी अच्छी बातें वो चुनकर लानी चाहिए, उनको उचित, और उन लोगों की बातें सुनकर उन्हें उचित सम्मान भी देना चाहिए। उसी प्रकार सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में सबकी बातें शामिल होती है।
सार्वजनिक नीति जो होती है सार्वजनिक की सभी लोगों की यानी कि आम जनता की बातें सुननी चाहिए और उन सभी की बातों को भी शामिल करना चाहिए। एक सार्वजनिक नीति को भी तय करना चाहिए और उन सब की बातें भी शामिल होनी चाहिए। इसलिए उसी लोकतंत्र शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी बनाया जाए कि जो आम नागरिक है, आम नागरिकों को साथ में लेते हुए उनके विचारों को सुनते हुए उनकी भी भागीदारी रखते हुए राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए, जिससे कि लोगों के मन में वो भय भी दूर हो जाए कि राजनीति अपने बस की बात नहीं, ऐसा नहीं है। और उनको भी कानून से नियमों से बताया जाए कि ये इस प्रकार के कानून लागू होते हैं, इस प्रकार की बातें इस नियम के तहत लागू की जाती है। आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। प्रश्न भी बन सकता है कि आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के कौन से रूप हो सकते हैं। वो है शासन और विभिन्न अंगों के बीच, विभिन्न अंग शासन के, व्यवस्थापिका कार्यपालिका और न्यायपालिका, है ना। और सरकार के बीच शासन के विभिन्न अंगों के बीच यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के बीच, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच, सरकार के बीच, मंत्रियों, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बीच, संसद के बीच, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच, जो भी क्षेत्रीय या सामाजिक समूह होते हैं उनके बीच, ठीक है ना। विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन के बीच, विभिन्न जो दबाव समूह होते हैं कि सरकार अगर कोई नियम बनाती है या कोई कानून बनाती है और उसमें लगता है कि ये जनता के हित में नहीं है तो वो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं और उसमें और कुछ आंदोलनकारी भी होते हैं। तो सरकार और दबाव समूह और आंदोलन के बीच भी इस प्रकार की बातें होती है ना। उसी प्रकार देखते हैं कि सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। सरकार के बीच भी विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा हो सकता है। सत्ता का बंटवारा इस प्रकार होता है 3 अंगों के बीच। और उसके बाद संघ, जिसको अपन केंद्र भी कहते हैं, संघ के बीच जैसे ये इसका जो बंटवारा होता है ना, संघ, राज्य और सामुदायिक सरकार के बीच, संघ या केंद्र के बीच राज्य सरकार, प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकार की पहले तो हो गई संघ या केंद्र सरकार, फिर हो गए राज्य जो स्टेट लेवल होते हैं ना, स्टेट पे जैसे अपना राजस्थान है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश है। ये जितने भी जो 28 राज्य हैं और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन राज्य सरकार, ये प्रांतीय क्षेत्रीय स्तर की सरकार के बीच जो क्षेत्र की जो सरकारें होती है उनके बीच, है ना। तो इस प्रकार देखा गया कि आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था में शासन के
विभिन्न विभिन्न जो अंग होते हैं, जो विभिन्न अंग होते हैं, उनके विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है और ये व्यवस्था नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहलाती है ना। उसी प्रकार जैसे पूरे देश के लिए एक सामान्य सरकार हो और फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकार हो, तो सत्ता का बंटवारा जो देश, प्रांत और या क्षेत्रीय स्तर पर हो सकता है। सत्ता का बंटवारा जो है ना, देश, ठीक है, प्रांत या कह सकते हैं राज्य और क्षेत्रीय के बीच, ठीक है ना, इस स्तर पर अलग अलग सरकार हो। जैसे अपन कहते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ग्रामीण स्तर की सरकार, जिसको सामुदायिक सरकार कहते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। जैसे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं, अपन कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार, जो कि दिल्ली में बैठती है। कहाँ बैठती है? दिल्ली में, ठीक है ना। और यहाँ से भी अपने कई जो मंत्री होते हैं वो लोकसभा से चुनकर वहाँ केंद्र सरकार में जाते हैं, ठीक है ना, जिनको हम केंद्रीय मंत्री कहते हैं। तो पूरे, अब प्रश्न आ जाए केंद्र सरकार किसे कहते हैं, कि पूरे देश के लिए बनने वाली ऐसी सामान्य सरकार को अक्सर संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। कहाँ बनती? पूरे देश के लिए, ध्यान रखना, पूरे देश के लिए जो सरकार बनती है, ठीक है ना। उसी प्रकार अपन देखते हैं प्रांतीय या क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। प्रांतीय या क्षेत्रीय सरकार, क्षेत्रीय स्तर की सरकारों को हर जगह अलग अलग नामों से पुकारते हैं। जैसे प्रांतीय यानी कि राज्य सरकार, जैसे अपने राजस्थान में जो सरकार है वो प्रांतीय सरकार है या राज्य सरकार है तो वहीं पर डिपेंड है केंद्र पर ही, कि केंद्र से जो रेशिया है 75-25 का रेशिया, जैसे 75 वो करते हैं मदद और 25 अपन ये राज्य सरकार अपने स्तर पर करती हैं, ठीक है ना। और कई जगह क्षेत्रीय स्तर की सरकारें भी होती हैं, जो छोटे छोटे जो क्षेत्र की जो पार्टी होती है ना, वो भी मिलकर सरकार बनाती है। तो हर जगह अलग अलग नामों से भी उनको पुकारा जाता है। भारत में हम इन्हें, ध्यान रखना, भारत में हमें इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। भारत में क्या कहते हैं? राज्य सरकार, ठीक है ना। शासन के विभिन्न अंगों के बीच, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका को अपन कहते हैं व्यवस्थापिका, ठीक है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका या विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज का मतलब ये हुआ कि क्षैतिज के अंतर्गत शासन के विभिन्न जो अंग हैं, शासन के जो विभिन्न अंग, यह भी बताए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है ना, उनके भी सत्ता का बंटवारा होता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपने भी शक्ति का उपयोग करते हैं। क्षैतिज में क्या होता है, इसमें शासन का एक अंग दूसरे पर नियंत्रण रखता है,
एक अंग दूसरे पर नियंत्रण रखता है, ठीक है ना। इसमें कार्यपालिका संसद के अधीन कार्य करती है। कार्यपालिका क्या करती है? संसद के अधीन कार्य करती है। कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? संसद के अधीन, संसद के अधीन कार्य करती है, ठीक है ना। उसी प्रकार न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश रखती है। जो न्यायपालिका है वो क्या करती है कि कार्यपालिका और विधायिका पर अंकुश रखती है, नियंत्रण रखती है, क्योंकि नाम भी क्या है? न्यायपालिका। वो जो भी उन्होंने कानून बनाए उनके ऊपर कंट्रोल रखती है और व्यवस्था को नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था भी बनाए रखती है। तो इसमें सत्ता का जो क्षैतिज वितरण इस प्रकार होता है, एक दूसरे को कंट्रोलिंग करते हैं। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर, क्या कहा? एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से यह सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। जो अंग है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो कि सत्ता का असीमित अनलिमिटेड उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि कार्यपालिका संसद के अधीन कार्य करती है और व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका जो है वो अगर कानून बनाती है और उनको लागू करती है तो न्यायपालिका जो है उन कानूनों पर कंट्रोलिंग रखती है और पूरे देश की व्यवस्था को नियंत्रण व संतुलन बनाए रखने में व्यवस्था करती है। इस प्रकार हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन और नियंत्रण और संतुलन और नियंत्रण रहता है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार क्षैतिज वितरण कह सकते हैं। अब मान लो प्रश्न आ जाए क्षैतिज वितरण किसे कहते हैं? कि कार्यपालिका जो है संसद के अधीन कार्य करती है, ठीक है ना। और न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है और न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखती है। और कोई भी अंग सत्ता का कोई भी अंग अनलिमिटेड यानी असीमित उपयोग नहीं कर सकता, एक अंग दूसरे अंग पर अंकुश रखता है। ये होता है क्षैतिज नियंत्रण, ठीक है ना। तो इस प्रकार सत्ता का कंट्रोलिंग होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सारे जो हैं वो संसद के अधीन, ये सारे किसके अधीन रहते हैं? संसद के अधीन। कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका ये संसद के अधीन कार्य करती है। अब देखिए न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका। प्रश्न आ सकता है न्यायपालिका की नियुक्ति कौन करता है? कार्यपालिका करती है। पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका और विधायिका यानी व्यवस्थापिका पर
बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है, कंट्रोलिंग करती है। ठीक है, इस व्यवस्था को नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था भी कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे कि न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, पर न्यायपालिका ही कार्यपालिका पर और विधायिका पर बनाए कानूनों पर अंकुश रखती है, उसे नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। अब देखिए, विभिन्न सामाजिक समूहों मसलन भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है। ठीक है ना। अब ये जो इस प्रकार हमने देखा कि विभिन्न सामाजिक समूहों भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच भी हो सकता है, ये नियंत्रण और कंट्रोलिंग। अब भाषाई आपने देखा होगा, बेल्जियम के उदाहरण आपने देखे हैं। बेल्जियम में फ्रेंच, डच का, और श्रीलंका में तमिल और सिंहलों के बीच। और इस प्रकार कई धार्मिक समूह थे, श्रीलंके तमिल भी थे, हिंदू तमिल भी थे, और मुस्लिम भी थे, और फिर 7% ईसाई भी थे। इनके बीच भी टकराव हुए थे। तो बेल्जियम में, इसी प्रकार बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण रहा। तो ये इस प्रकार बेल्जियम में जिस प्रकार डच और फ्रेंच थे, डच और फ्रेंच में डच ज़्यादा थे तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले कम थे। तो इसका ब्रुसेल्स, इसकी बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में देखा गया कि फ्रेंच ज़्यादा थे और डच कम थे। तो इस प्रकार ये उल्टा था। तो बेल्जियम सरकार ने ये बहुत एक अच्छा निर्णय लिया कि सामुदायिक सरकारों की व्यवस्था करके सारे भाषाई और ये जो टकराव थे वो दूर कर दिए थे। इस तरह की व्यवस्था विधायिका प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूह को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है। अब इसमें सभी को सत्ता का बंटवारा कर देते हैं। इसमें विधायिका जो है ना, विधायिका और प्रशासन में अलग अलग सामाजिक समूह को हिस्सेदारी देने के लिए की जाती है, ताकि लोग खुद को शासन से अलग न समझे। ठीक है ना, क्योंकि उसमें उनकी हिस्सेदारी होती है। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। अल्पसंख्यक जो कि संख्याएं कम होती हैं, जिनकी संख्या, जो समुदाय कम होता है, उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे जैनिज़्म देख लो, जैन समुदाय देख लो, मुस्लिम समुदाय देख लो, ये अल्पसंख्यक में आते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। ये सभी समूह जो व्यापारी, उद्योगपति, किसान, औद्योगिक मजदूर सभी संगठित हित समूहों में भी सक्रिय होते हैं। ये छोटे छोटे समूह बनाकर अपने बातों को आगे रखते हैं। सत्ता के बंटवारे के विभिन्न प्रकार के दबाव समूह आंदोलन के बीच भी ये कार्य होता है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, आपको ढंग से सुनना है, समझना है, और प्रश्न जब आपके सामने प्रेषित हो तो उनके सही ढंग से उत्तर देना है, डेट लगानी है, राइटिंग अच्छी रखनी है। थैंक यू।